ACL एक बार अगर आपका टीयर हो गया तो ये ACL है, तो समझना ज़रूरी है कि ये काम क्या करता है। इसका एक ही काम है जी, स्टेबिलिटी देना नी। हमारे नी के अंदर फीमर रहता है, टीबिया रहता है, पटर रहता है, 3 बोन्स रहते हैं। इसके ऊपर रहता है कार्टिलेजी कवरिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ घुटने में तो कार्टिलेजी कवरिंग ही है। ये खराब तो घुटना खराब। अब ACL की सर्जरी उन्हीं लोगों में करी जाती है जिनका या तो कंप्लीट रप्चर हो, सेकंड घुटना बचाने लायक होना चाहिए, सो ये कार्टिलेज अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कार्टिलेज खराब हो गया है तो ACL की सर्जरी करने का कोई मतलब नहीं रहता है सर। अगर आपको एक्सरे में दोनों बिल्कुल चिपक गए हैं और पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिर नी रिप्लेसमेंट। जो चीज़ घिस गई तो वापस तो आ नहीं सकती। ACL की सर्जरी करने से मेरा घुटना घिसता नहीं है फ्यूचर में, सो हम घुटने को बचाते हैं। अगर ऑलरेडी खराब हो चुका हो तो सेंस नहीं बनाता। जब ACL टूट जाता है तो एक बार दर्द होता है बेटा, उसके बाद दर्द नहीं होता। क्यों? आदमी चलता रहता है नॉर्मल। हमें कार्टिलेज चाहिए अच्छा, मेनिस्कस चाहिए अच्छे, वो चलता रहेगा। ACL टूटने के बाद एक सिम्टम आएगा जो आप बता रहे हैं मुझे, इनस्टेबिलिटी। वो नॉर्मल चलते हुए नहीं आएगा सर। कभी आपका पैर खड्डे में पड़ गया, कभी जंप हो गया, कभी चेंज ऑफ डायरेक्शन हो गया, हर केस में वो आगे भागेगा। अब ये चीज़ क्या करेगी, धीरे धीरे हमारे घुटने को खराब करेगी। तो सर्जरी तो ज़रूरी है। आप लोगों का सबका टूटा हुआ है तो सर्जरी ज़रूरी है। आपकी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पेन नहीं है। सर्जरी डेफिनेटली आपको मच बेटर करेगी। ये आपका नी रिप्लेसमेंट बचा लेगी अगर आपको पेन नहीं है तो, स्टेबिलिटी दे देगी। ये जो सर्जरी है वो अलग अलग तरीके से होती है, अलग पेशेंट की अलग सर्जरी। सबकी मैं एक तरह से सर्जरी नहीं करता, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट प्रोफाइल्स। सो अगर पेशेंट मेरा लो डिमांडिंग है, फीमेल पेशेंट है, एज 40 से अबव है, आप हैं अराउंड 60, लो डिमांडिंग, सो उस केस में मैं आपको डैमेज सबसे कम पहुंचाना चाहता हूं और तुरंत ठीक करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों के लिए एक्सरसाइज लंबी करना बड़ा मुश्किल है। सो हम क्या करेंगे, जब ACL नया बनाएंगे सो आपकी मांसपेशी के टुकड़े से नहीं बनाएंगे। तो हम ACL कई तरह से बना सकते हैं। हैमस्ट्रिंग से बना सकते हैं, एंकल के पास से पेरोनियस लॉन्गस से बना सकते हैं, ये क्वाड्रिसेप्स से बना सकते हैं, ये पटले टेंडन्स, ये 4 मांसपेशियों के टुकड़े टेंडन्स में निकाल के ACL बना सकता हूँ। कभी भी निकालेंगे कुछ तो वहाँ पे दर्द होगा, वहाँ पे डैमेज होगा, उसको भी हील होने में टाइम लगेगा। दूसरा, ये लाइव टिश्यू है, जिंदा है, ये जिंदा है तो ये जब बॉडी में जाएगा तो ACL में कन्वर्ट होगा, उसमें लगेंगे हमारे कम से कम 6 से 7 महीने, 9 महीने तक लग जाते हैं। सो रिहैब धीरे धीरे चलता है ना, इट कांट बी वेरी फास्ट। सो बेटर रहता है कि वो पेशेंट जो लो डिमांडिंग है, जिनको तुरंत मोबिलिटी चाहिए, उनके लिए हम आर्टिफिशियल लिगामेंट चूज कर लें। अब जो आर्टिफिशियल लिगामेंट मतलब सिंथेटिक मटेरियल का लिगामेंट, आर्टिफिशियल लिगामेंट की हिस्ट्री पुअर है बहुत, मतलब वो फटाफट टूट जाते थे, काम नहीं करते थे, डिब्री फैलाते थे, बहुत पुअर है। पर अब है ना बेटर आ गए। बेटर क्यों आ गए? क्योंकि अब जो मटेरियल आ रहे हैं आर्टिफिशियल लिगामेंट के, उसमें टिश्यू इनग्रोथ हो जाती है। हमारा ओरिजिनल टिश्यू इनग्रोथ हो जाता है, उसके अंदर कोलेजन इनग्रोथ हो जाती है। तो अगर कोलेजन इनग्रोथ हो गई आर्टिफिशियल टिश्यू में तो वो एक तरह से लाइव बन गया, उसी मैट्रिक्स है। तो 2 तरह के आर्टिफिशियल लिगामेंट इंडिया में है हमारे पास। पहला है ज्वेल ACL, ज़ायरोस कंपनी का, बड़ा अच्छा है। तो आप देख रहे हो ये जो ACL है ये पोरस है। अब इसके अंदर जब हम डालते हैं घुटने के अंदर, सो एक तो फटाके सर्जरी हो जाती है, आपको दर्द बिल्कुल नहीं होगा, आप इमीडिएट मोबिलिटी कर सकते हो, चल सकते हो अगले दिन से बिल्कुल डायरेक्ट। क्यों? ये तो आर्टिफिशियल है ना। इसमें क्या होता है, ये फ्यूचर में फटे नहीं, इसके लिए इसके अंदर टिश्यू इनग्रोथ होने लग जाता है। इसमें कोलेजन आता है सबके अंदर, बॉडी खुद ही कोलेजन रीग्रो कर देती है। सो एक तरह से ये लाइव बन जाता है। अब लाइव एक बार चीज़ जिंदा हो गई, ये मैट्रिक्स की तरह काम करता है। सो ये अच्छा है, ये आपको पेन नहीं देगा, फटाके सर्जरी हो जाएगी, कोई इंसिडेंट नहीं, कोई बड़ा चीरा वीरा नहीं, सिर्फ 2 छोटे छेद, 1 छोटा छेद, यहाँ 3 छेद में सर्जरी, और नेक्स्ट डे साहब चलो पूरा वेट डाल के धीरे 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 ये इनग्रो कर लेगा, ये टूटेगा भी नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। दूसरा एक और जो आता है वो है मूव मेडिक्स का आता है। सो इसके अंदर भी आप देख रहे हैं ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इनका कॉन्सेप्ट ये है कि इसके फाइबर्स अलग अलग हैं। ये आपको ACL दिख रहा है, तो जब ACL लगता है तो कुछ बोन में जाता है, कुछ जॉइंट में रहता है। सो बोन में जो जा रहा है उसका फाइबर कन्फिग्रेशन अलग होनी चाहिए, अलग तरह से स्टिचिंग होनी चाहिए, और जॉइंट में उसकी कन्फिग्रेशन अलग होनी चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं ये चीज़ बोन में जाती है, सो इसका कन्फिग्रेशन अलग है। ये कन्फिग्रेशन अगर आप जॉइंट में दे दो, सो इसमें ना इंटरलिंक्ड है। क्या मतलब? ये निटेड है, जैसे आप कपड़े नहीं होते निटेड, क्रॉस लिंक चीज़ अगर जॉइंट में जाती है तो वियर ज़्यादा होता है। जॉइंट में मूवमेंट है ना, हड्डी में मूवमेंट नहीं है। जो चीज़ मूव कर रही है वो ये बीच वाला लिगामेंट मूव कर रहा है, जो अंदर चला गया उसका पार्ट हड्डी के अंदर वो तो मूव नहीं कर रहा, तो हड्डी में फिक्स है। तो वहाँ पर मुझे चाहिए वो इंटर, ताकि उसमें बोन इनग्रोथ हो जाए, कोलेजन इनग्रोथ हो जाए, वो हिले नहीं। पर अगर ये सेम स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ भी दे दूँ, सो क्या है ना, ये ऐसे रहता है ना क्रॉस, तो ये काट देगा आपस में ही काट देगा। सो इसलिए जॉइंट के अंदर जहाँ मूवमेंट है वहाँ पर सीधे फाइबर्स हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, और ये सब निटेड है। सो दिस मेक्स ए मोर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट विद ए वेरी गुड रिजल्ट्स। अब बात करते हैं कि जनरली इंडिया में सर्जरी कैसे होती है ACL की। तो मोस्टली जैसे जो सर आपकी सर्जरी हुई वो हुई है कि हमने हैमस्ट्रिंग टेंडन से ACL बनाया। सो हैमस्ट्रिंग टेंडन हमारे घुटने से 2 निकल सकते हैं, ज़्यादातर सब लोग इसी से बनाते हैं, ज़्यादातर एंकल से पेरोनियस लॉन्गस लेते हैं। अब ये टेंडन अगर आप देखो ना तो पतले हैं, मजबूत नहीं है, तो इसको डबल करके 4 फोल्ड कर दिया, 4 फोल्ड हो गए, ऊपर आ गया बटन।
अब आर्टिफिशियल लिगामेंट में क्या होगा सर, यहाँ पे हम आर्टिफिशियल लिगामेंट ले लेंगे, ऊपर बटन लगाएंगे और नीचे स्क्रू फिट करेंगे। सो आपके केस में मैं इस हैमस्ट्रिंग की जगह आर्टिफिशियल लिगामेंट ले लूँगा, बस सर्जरी होगी ऐसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। एक ऊपर छेद करते हैं, एक हम नीचे छेद करते हैं। ये छेद कितना बड़ा हो रहा है, ये छेद उतना बड़ा हो रहा है जितना बड़ा टेंडन निकला। सो हैमस्ट्रिंग निकलता है 7 to 8 mm, मैक्सिमम 8.5, उससे बड़ा कभी नहीं निकलेगा। आर्टिफिशियल लिगामेंट सर होता है 6 mm के आसपास का। सो और भी छोटा छेद होता है इसमें आर्टिफिशियल लिगामेंट में, तो क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो पतला ही आता है, वो उतना मोटा आता ही नहीं है। तो अभी हम करेंगे तो ज्वेल करेंगे। अब ये जो सर्जरी है ना, इसके बहुत हाई फेलियर रेट। हाई फेलियर रेट क्यों है? क्योंकि अगर 8 mm से कम का ग्राफ्ट है तो जरूर टूट जाएगा नहीं। हैमस्ट्रिंग सबसे ज़्यादा फेल होने वाली सर्जरी है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको कुछ साइंटिफिक रिसर्च पेपर दिखाता हूँ। मैं आपको वो नहीं बताता कि हम बात करेंगे रिसर्च पे करेंगे कि आखिर साइंटिफिक डाटा क्या कहता है। 100 पेशेंट हैमस्ट्रिंग के किए, 100 पेशेंट क्वाड्रिसेप्स से किया, पटेला के, कौन ज़्यादा फेल हुआ। सो मैं ये सर्जरी नहीं करता, ये बहुत ऑब्सलीट हो चुकी है। अभी तक इंडिया में यही हो रही है मैक्सिमम जगह। मैं जो करूँगा वो करूँगा ऑल इनसाइड ACL रिकन्स्ट्रक्शन यूजिंग क्वाड्रिसेप्स, इंटरनल ब्रेस और LET। अब ये सब चीज़ें क्या है, सो ग्राफ चॉइस का एक पेपर दिखा रहा हूँ आपको कि भी पटेलर टेंडन, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स और दूसरे इंसान का लिगामेंट, इनमें से सबसे बेटर कौन सा है। तो हम देखेंगे री रप्चर रेट सबसे ज़्यादा कौन सा टूटता है, हैमस्ट्रिंग जी सबसे ज़्यादा टूटता है। ये सब दुनिया की जितनी भी इंस्टीट्यूट है वो तो सबसे ज़्यादा हैमस्ट्रिंग टूटता है। इसका ACL बनेगा तो टूटने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए यूरोप में ये आप लोग हैमस्ट्रिंग नहीं करते, लोग कोई भी सर्जन नहीं करता। मैं क्वाड्रिसेप्स क्यों चूज़ करता हूँ कि क्वाड्रिसेप टेंडन इज ए लोअर री रप्चर रेट देन हैमस्ट्रिंग। ये इन डॉक्टर साहब ने प्रूव किया। ऐसे बहुत सारे और भी पेपर हैं, ये है न्यूजीलैंड रजिस्ट्री, इसमें भी ये लिखा हुआ है। सो जैसे ही यूरोपियन रजिस्ट्री है बहुत बड़ी स्वीडन की, उसके हिसाब से सर्जन का अगर एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, वहाँ पे सर्जन का एक्सपीरियंस का मतलब है 50 सर्जरी पर ईयर, मतलब बड़ा सर्जन, वहाँ पर लोग कम है ना। वी डू 60 to 70 सर्जरी पर मंथ। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा रहता है लोगों का, इंडियन, क्योंकि लोग ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा, तो सर्जरी ज़्यादा। सो क्वाड्रिसेप्स निकालने के लिए हमें कुछ अलग चीज़ें चाहिए होती है। क्वाड्रिसेप्स निकालने के लिए हमें चाहिए होता है क्वाड प्रो टेंडन हार्वेस्टर। सो क्वाड्रिसेप्स इससे निकलेगा। क्वाड्रिसेप्स निकालने के लिए हमें ये इंस्ट्रूमेंट खोलना पड़ता है। ये क्वाड्रिसेप्स है ना, मोटा निकलेगा। हैमस्ट्रिंग 7-8 का निकला था, ये एक ही निकलेगा, इसको डबल ट्रिपल करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक ही है ना मोटा। क्वाड्रिसेप्स अभी इंडिया में आर्थरेक्स का ये सबसे अच्छा, ये मोटा निकलता है सर। आपके अंदर मैं 11 mm का निकालूंगा, एक बार फेल हो गया ना, तो हम 8 mm से 11 में पा जाए तो तुरंत भी मोटे ले आएंगे, तो मच मोर स्ट्रॉन्गर और छोटे चीरे से निकल जाए। क्यों? क्वाड प्रो टेंडन हार्वेस्टर से मैं दूरबीन से निकाल सकता हूँ। अब मैंने जो लिगामेंट है वो तो 11 mm कर दिया, बहुत ही मोटा। पर मैं अब ना छेद बहुत ही छोटा करूँगा, इतना सा। पहले आपका 8 mm का छेद, 8 mm का लिगामेंट, अब 11 mm का लिगामेंट और 3 mm का छेद, तो पेन कम होगा आपको। ये होता है ऑल इनसाइड, इसका मतलब है ऑल इनसाइड। ये फ्लिप कटर से, ये हार्वेस्टर रहता है, टेंडन हार्वेस्टर। सो अब ये सर्जरी किस तरह से होती है? ये सर्जरी होती है कुछ इस तरह से। ये बटन आजकल आते हैं एडजस्टेबल, छोटे होने वाले। एक होते हैं फिक्स लूप बटन, इसको एंडो बटन बोलते हैं। आपने शायद एंडो बटन लगा होगा, तो ये एंडो बटन है सर, ये पुराना है। ये हमारी ऑटोमेटिक नहीं है, जैसे पुरानी बंदूक है, अब आगे ऑटोमेटिक। सो ये ऑटोमेटिक छोटे होने वाले, इसमें ऐसे लॉक लगा हुआ है। दूसरा, इतने सारे बटन आते हैं, हैमस्ट्रिंग के अलग आते हैं, क्वाड्रिसेप्स के अलग आते हैं। ये फ्लिप कटर है, अंदर आता है, अंदर आके खुल जाता है। जितना जैसे इसमें 10 mm खोला है एनिमेशन में, मैं अगर 11 का निकालूंगा तो 11 mm खोल लूँगा। ये 12 mm तक का बन सकता है छेद। तो ऊपर भी फ्लिप कटर, नीचे भी फ्लिप कटर। फ्लिप कटर का मतलब है आपको दर्द नहीं होगा सर्जरी के बाद। बटन एडजस्टेबल, मतलब बटन लगने के बाद 2 धागे खींचना, अपना आप टाइट हो रहा है। ऊपर भी एडजस्टेबल सिस्टम, नीचे भी एडजस्टेबल सिस्टम। अब स्क्रू जा नहीं सकता, छेद छोटा है, तो नीचे ही बटन लग गया। अब ये चीज़ है ना सर, 1.5 महीना लगाएगी चिपकने में। सो अगर कोई चीज़ 1.5 महीना चिपकने में लगा रही है, इसीलिए पहले आपको ब्रेस लगा था, 1.5 महीने का ब्रेस लगा था, वॉकर लगा था, पाँव धीरे धीरे बैंड किया था, सब चीज़ें धीरे धीरे हुई थी ना। रनिंग भी 6 महीने में आई थी। बाहर की ब्रेस लेके अंदर का ही ब्रेस बन जाता है। जो आर्टिफिशियल लिगामेंट होते हैं उसके अंदर जो मटेरियल्स होते हैं और ये जो फाइबर टेप होती है, ये लगभग एक ही होता है, तो अंदर ही ब्रेस बनाते हैं, या ये अंदर ही ब्रेस बन गया। अब थोड़ी चीज़ें चेंज हो गई, इसका मतलब ये कि बाहर ब्रेस पहनने की जरूरत नहीं। इसके अंदर 7 to 15 डेज में नॉर्मल एक्टिविटी आती है, घूमने फिरने लायक पेशेंट। लोग 7-8 दिन में कारवार चला लेते हैं, इतनी जल्दी रिकवरी आती है। क्यों? अंदर प्रोटेक्शन है। रनिंग 3 महीने में आती है। सो इसके अंदर सपोज ये 6 महीने तक कमजोर है सर ग्राफ्ट, 6 महीने लग रहे हैं ना मजबूत होने में, अगर गिर गए तो चीज़ें टूट सकती है। इस सर्जरी में फ़ायदा है कि बैंडिंग आ रही है पहले दिन से, बटन लगे हुए हैं, इंटरनल ब्रेस लगा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, घुटने को बहुत बार बैंड करूँगा सर्जरी में ही। इससे क्या होता है, लिगामेंट मैंने ढीला कर लिया सर्जरी के दौरान, बहुत बार बैंड करके, और फिर दोबारा रीटाइट कर लिया। मेरे पास एडजस्टेबल सिस्टम है ना, एंडो बटन नहीं है, तो इसलिए हमें एडजस्टेबल सिस्टम चाहिए होता है। क्यों? ये लिगामेंट खींचते हैं जी बैंडिंग। एक और फेलियर का कारण है कि हमारा एक और लिगामेंट टूटा हुआ है सर, आपका भी, उसको बोलते हैं ALL, एंटीरियर लेटरल लिगामेंट, वो बाहर होता है। अब ये ALL है ना आपकी, हमारे में नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि इंडिया में लोगों को ALL पढ़ना नहीं आता।
मैक्सिमम लोगों को, और जिनको आता है वो शायद इतना ध्यान से पढ़ते नहीं है उसको। सो ये बहुत ज़रूरी है एएलएल करना। ये नया लिगामेंट है, कुछ साल पहले ही खोजा गया है। सो डॉक्टर्स करना जानते हैं सब लोग, क्योंकि हम लोग कॉन्फ्रेंस में सीखते रहते हैं कैसे करना है, कैसे हर चीज़ नई नई फटाफट सीखते हैं हम लोग डॉक्टर्स। पर रेडियोलॉजिस्ट को उसमें इंप्लीमेंट करने में टाइम लग रहा है। एएलएल करना फाइबर टेप से बहुत महंगा पड़ता है, तो हम एक और तरीके से एएलएल करते हैं जिसको बोलते हैं एलईटी। अगर मैं एएलएल ना करूँ तो क्या करेगा, आगे पीछे तो नहीं भागेगा पर गोल घूमता रहेगा। मैं एक तो तरीका ये है एएलएल करने का कि आपके लिगामेंट से बना दो। दूसरा तरीका ये है कि फाइबर टेप से बना दो। एक और तरीका रहता है आपके टेंसर फेशियल आटा टीएफएल से बना लें। सो वो इजी पड़ता है मेरे लिए, उसमें एक ही एंकर लग रहा है तो हम नया लिगामेंट बना लेते हैं उसमें। एएलएल बना लेते हैं। टेंसर फेशियल आटा से मैं छोटे से इंसियन से बनाता हूँ, मिनी एलईटी बोलते हैं, तो मैं छोटा इंसियन से ही बनाता हूँ, बड़ा से नहीं बनाता। इनिशियली मैक्सिमम डॉक्टर इतना बड़ा इंसियन लगाएंगे, विद प्रैक्टिस करके इतने से में आ गए हम लोग। एक ही एंकर लगेगा, यही काम है इसका कि आपके रेजिडुअल रिलैक्सिटी खत्म करेगा और रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ एसीएल ग्राफ्ट रप्चर को बचाएगा। तो ये हो गई अब सबसे मजबूत सर्जरी। अब बात आती है रिहैब की, कि पिछली बार शायद रिहैब भी सर अच्छा नहीं हुआ, और रिहैब सेंटर इंडिया में बहुत कम है। आपको सिर्फ बड़े बड़े सिटीज़ में ही मिलेंगे रिहैब सेंटर, छोटी सिटीज़ में नहीं मिलेंगे, क्योंकि एसीएल के कोर्सेज अलग होते हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट कराते हैं। अब हर जगह मिलेंगे नहीं, हम लोग आपको ऑनलाइन ही सिखा देंगे सारा। सो रिहैब क्यों इंपॉर्टेंट है, कई सारी मैंने स्टडीज़ दे रखी है। अमेरिकन जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में आया कि 40% बेटर रिजल्ट आता है अगर स्ट्रक्चर्ड रिहैब हो। अब स्ट्रक्चर्ड रिहैब मतलब 6 से 9 महीने वाला चलने वाला रिहैबिलिटी, हर बार बढ़ने वाला, हर वीक बढ़ने वाला। अब ये चीज़ है ना, किसी ने सिखाई नहीं मैक्सिमम लोगों को, क्यों, सेंटर्स कम है इसके। सर्जरी के बाद हम लोग आपको हर वीक कॉल करेंगे, हर वीक एक्सरसाइज सिखाएंगे, बीच बीच बुलाते रहेंगे। जो आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो, अगर आप लोगों के लिए फेसबुक अलाउड नहीं है, पर जिनके लिए अलाउड है फेसबुक, वो हमारा ग्रुप है, उसमें अपनी एक्सरसाइज डालते रहो, तो मैं चेक भी करता रहूँगा एक्सरसाइज सही चल रही है नहीं चल रही। दूसरा, आप इन सब लोगों से बात कर सकते हो ना, मेरे ही पेशेंट हैं। तो ये सब चीज़ें करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, तब आएगी सर 3-3.5 महीने में रनिंग। अब अगर मेनिस्कस फटा हुआ है, जैसे आपका सर थोड़ा मेनिस्कस फटा हुआ रहेगा, सो मैं मेनिस्कस रिपेयर करूँगा। जैसे मेनिस्कस फटा हुआ है, सो उसको रिपेयर करना ज़रूरी है, तो इसमें टाँके लगा देंगे। अभी टाँके लगाने के भी तरीके अलग अलग रहते हैं। कुछ लोग कैनुला से लगाते हैं, सिंपल कैनुला लगाया और से सुई धागे से पिरो रहे हैं। अब ये चीज़ें ऑब्सलीट हो गई, सो हम लोग इसको जोन नेविगेटर से सिलते हैं। तो रिपेयर होगा तो मैं जोन नेविगेटर से करूँगा। जोन नेविगेटर इज़ ए काइंड ऑफ कैनुला जिसमें बटन से आप नीडल सरका सकते हो, हाथ धक्के देने की ज़रूरत नहीं है, तो स्टेबल रहता है हाथ। दूसरा, इसमें जो नीडल्स आती है वो डिस्पोजेबल है, दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, तो टेप यूज़ होती है। सो टेप इज़ ज़्यादा बेटर देन वायर, तो मैं टेप से रिपेयर करूँगा। और दूसरा, आपने अगर देखा होगा फाइबर स्टिच भी लगता है। जोन नेविगेटर और फाइबर स्टिच दो चीज़, ये ना ऑटोमेटिक डिवाइस है। पीछे हमारे बहुत सारी आर्टरीज रहती है, सो पीछे टाँके लगाने में फाइबर स्टिच लगाते हैं कि पीछे निडल नहीं निकाल सकता, बाकी सब जगह निडल निकलती है। तो जोन नेविगेटर, दोनों चीज़ें यूज़ होती है डिपेंडिंग अपॉन कहाँ से फटा हुआ है। वो जब देखते तभी मालूम पड़ता है कहाँ से फटा हुआ है, थोड़ा बहुत आइडिया पड़ जाता है हमें एमआरआई से, तो 3D स्ट्रक्चर वैसे ही मालूम पड़ता है। इसके अलावा ये भी ज़रूरी नहीं है मेनिस्कस इससे ठीक हो, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो सफ़ेद पड़ा है जी, सफ़ेद चीज़ चिपकती नहीं है, खून चाहिए ना सर चिपकाने के लिए। सो हम लोग क्या करेंगे, ब्लड क्लॉट बनाएंगे। सो मैं क्लॉट बनाऊंगा, फिर क्लॉट को मैं टाँके लूँगा, ब्लड क्लॉट बनेगा, ऐसे बाहर मेरा असिस्टेंट बनाता रहेगा 15-20 मिनट में आपके खून से, फिर उसमें टाँके ले जाएंगे क्लॉट के अंदर, फिर उस टाँके के साथ क्लॉट को टीयर में डाल दिया जाएगा। सो कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, पर वी डू इन एवरी केस। सो मैं आपके टीयर में खून भरूंगा और फिर रिपेयर करेंगे, तो ढंग से चिपक जाएगा। Hi everyone, my name is Afahim. I'm a professional athlete. I got injured while doing kickboxing and training kickboxing. I sprained my knee, and for quite a while, about 1.5 years, I went on with the injury. I had no idea that what is the injury, which caused me more problem. And at the end, which walking even got difficult for me, I decided to go for an MRI, and I got an MRI and realized I got to know that I have an ACL tear and meniscus tear. So with the research and known friends, surroundings, advice, I got to know about Dr. Manu Bora. So I contacted and got an appointment. I came on with my reports and all. Doctor got to know that it's a grade 3 ACL tear. So he decided for the ACL reconstruction as well with a meniscus tear. Like, I don't want to lie, I was quite scared because I was thinking that I'm an athlete. All my life is about the sport. It's all about the activity. It's all about what I do, what I love to do. So when I got to know that it's an ACL tear, and I asked few people around and all, and they were saying like, no, it's done. It's over now. Stop it. You can't train. Stop these exercises. Stop. I was thinking, I was saying, I was crying and saying, I want to be able to jump again. I want to be able to do my activities. I was so afraid. I was so scared because I thought that it's the end.
When I came to doctor and visit the doctor, the way he explained, the way he opened up everything, like with all the statues, all the model, all the things he has, and all the videos, everything so clearly. He took so much time. He cleared up everything. He answered all the questions, and he showed me how I actually have to keep on training and exercise to build up that new ACL, to strengthen up that new ACL. And it's not about me leaving the sport, but it's about me coming back stronger, getting back stronger and better than before, because I know how great I feel, and I know I will be back much sooner than expected. Thanks to you, thanks for your center, thanks to Dr. Manu Bora. I really appreciate his work, and he already is my hero.